फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है आखिर कब तक। तनीषा ने अनुज को व्हाट्सएप किया। हाय, क्या कर रहे हो? पूरे दिन याद नहीं आई मेरी? अनुज का रिप्लाई आया, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर आज ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था, बाद में करता हूँ। तनीषा को समझ नहीं आया जो अनुज हर शनिवार को मुंबई से भागकर पूना उससे मिलने आता था, आज अचानक से ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है। अपनी रूममेट अदिति से पूछा तो उसने लापरवाही से कहा, अरे इन लड़कों को इतना भाव नहीं देना चाहिए, इग्नोर मार, खुद ही पटरी पर आ जाएगा। फिर तनीषा को भी लगा शायद अदिति ठीक कह रही है। तभी घर से मम्मी का फ़ोन आया और बोली, परसों करवा चौथ का व्रत है, अगर तुम चाहो तो रख लेना, या फिर ऐसे करना, अपनी होने वाली सास से पूछ लेना। फिर करवा चौथ के व्रत को रखने के तमाम निर्देश देकर मम्मी ने फ़ोन रख दिया। तनीषा का अचानक से मूड अच्छा हो गया। अदिति छेड़ते हुए बोली, ओहो, तो होने वाली दुल्हन परसों व्रत रखेगी? वैसे यार बुरा मत मानना, अभिषेक तेरे अनुज से लाख दर्जे बेहतर है और तुझ पर जान भी छिड़कता है, न जाने तू क्यों उसे भाव नहीं देती है। अभिषेक का नाम सुनकर तनीषा की चमकती आंखें एकाएक बुझ गई और थकी हुई स्वर में बोली, जानती तो है तू सब अदिति, अभिषेक न तो अभी विवाह के लिए तैयार था और न ही उसके जीवन में कोई बड़े सपने हैं, वो तो समाज सेवा करना चाहता है। अदिति बोली, जो भी हो, तेरी और उसकी जोड़ी बड़ी क्यूट थी। चल अब मूड ठीक कर, तेरा पहला व्रत है, पार्लर चलते हैं। तनीषा ने हेयर स्पा, फेशियल, ब्लीच और पेडिक्योर कराया और जैसे ही उसका हाथ मोबाइल की तरफ गया कि अदिति ने उसके हाथों से मोबाइल छीन लिया। यार सब्र कर, इतना अनुज को अभी भाव देगी तो शादी के बाद ताउम्र तुझे दब कर रहना पड़ेगा। फिर अदिति और तनीषा ने बाहर डिनर किया। रात को भी अनुज का कोई मैसेज नहीं आया तो तनीषा की बेचैनी बढ़ने लगी। उसने देखा अनुज ऑनलाइन था, तनीषा से रहा नहीं गया। उसने मैसेज कर दिया, इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैसेज पढ़कर अनुज का जवाब आया, और भी काम है मुझे, थोड़ा सब्र रखो, 1-2 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। तनीषा की आंखों में अपमान के आंसू आ गए। अदिति को समझ आ गया था, इसलिए बोली, पगली, हो सकता है वो तुझे सरप्राइज देना चाहता हो, तू भी ना एकदम इडियट है। अदिति की ये बात सुनकर रोती हुई तनीषा मुस्कुराने लगी। ऐसी तो है तनीषा एकदम बच्ची जैसी, 30 वर्ष में शादी सजना एकदम 20 वर्ष की युवती जैसी थी। चाय जैसा चंपई रंग, कंधे तक सीधे बाल, बड़ी बड़ी आंखें जो कभी झूठ नहीं बोलती और गालों में पड़ते हुए गहरे गड्ढे। तनीषा खूबसूरत ना होकर भी खूबसूरत थी। उसकी ईमानदारी उसे बरबस बेहद आकर्षक बनाती थी। फिर अगले दिन जैसे ही तनीषा दफ्तर पहुंची तो अभिषेक से टकरा गई। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, बड़ी चमक रही हो, लगता है प्री करवा चौथ का असर है। रख रही हो क्या करवा चौथ अपने होने वाले पति के लिए? तनीषा बस मुस्कुरा दी। जब तनीषा दफ्तर से घर की ओर जा रही थी तो देखा मेहंदी वालों के पास बहुत भीड़ थी। अगर मेहंदी लगवाने रुक गई तो बहुत देर हो जाएगी। ये सब सोचकर तनीषा ने मेहंदी की कीप खरीदी और घर की ओर चल दी। अदिति आज रात थोड़ी देर में आएगी, इसलिए आज खाना तनीषा को ही बनाना होगा। ये सोचकर पहले उसने जल्दी जल्दी चावल धोए, सलाद काटा और फिर रायता बनाने लगी। अभी तनीषा ने पुलाव के लिए कुकर रखा ही था कि तभी अदिति आ गई। अदिति तनीषा को गोल गोल घुमाते हुए बोली, मेरी जान, आज तुम्हारे खूबसूरत हाथों पर मैं ही मेहंदी लगाऊंगी। खाने के बाद अदिति तनीषा की हथेलियों पर मेहंदी के बेल बूटे सजाने लगी। मेहंदी लगाते हुए वो उसे छेड़ते भी जा रही थी, क्यों बता, अनुज का नाम लिख दूं? फिर जीजू से पूछना, अपना नाम ढूंढेंगे। तनीषा का चेहरा शर्म से गुलाबी हुआ जा रहा था। अगली सुबह तनीषा जल्दी उठ गई थी। एक बार मन किया कि अनुज को व्हाट्सएप ऐप कर दें अपने मेहंदी लगे हाथों की तस्वीर। फिर ये सोचकर रुक गई, आज अनुज को ही पहल करने दो।
आज अदिति ने भी छुट्टी ले ली थी। घर का सारा काम अदिति ही कर रही थी। अदिति और तनीषा पिछले 4 वर्ष से एक साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी। दोनों अब फ्लैटमेट कम दोस्त ज़्यादा बन गई थी। नहाने के बाद अदिति बोली, चल अब अपनी दुल्हन को सजा दूं। तनीषा के हाथों में नेल पॉलिश लगाते हुए अचानक से अदिति रोने लगी और बोली, यार कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना। तनीषा की भी आंखें भर आई। अदिति से तनीषा को भी बहन जैसा ही लगाव था। तनीषा ने हरी और लाल रंग की नेट की साड़ी पहनी तो अदिति ने लाल रंग का सूट। दोनों सहेलियों ने उसके बाद जमकर सेल्फी सेक्शन किया। शाम के 5 बज गए थे पर अनुज का कोई फ़ोन या मैसेज नहीं आया। मम्मी का ही 2 बार कॉल आ चुका था ये जानने के लिए कि उसकी होने वाली सास का फ़ोन आया था या नहीं। अदिति ने तनीषा के लिए जूस बनाया और बोली, पूरा दिन हो गया, कब तक प्यासी रहेगी, ये जूस पी लो। तनीषा रुवासी होते हुए बोली, अदिति क्या अनुज को कॉल करूं? अदिति बोली, चल ठीक है मिला ले। तनीषा ने झट से फ़ोन मिलाया। 2-3 बार रिंग किया पर ऐसा लगा उधर से किसी ने फ़ोन काट दिया। तनीषा परेशान हो उठी। अनुज का मैसेज था, विल कॉल बैक, बिजी इन मीटिंग। तनीषा उदास हो उठी और कपड़े बदलकर पलंग पर पसर गई। अदिति उसका सिर सहलाती रही। उसे भी अनुज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मन ही मन अदिति सोच रही थी, जब अभी अनुज का ये हाल है तो न जाने विवाह के बाद क्या होगा। चांद निकल आया था परंतु अनुज का फ़ोन नहीं आया। बहुत मुश्किल से अदिति ने तनीषा को कुछ खिलाया। अभी तनीषा ने पहला निवाला तोड़ा ही था कि अनुज का कॉल आ गया। तनीषा के चेहरे की रंगत लौट आई। लपक कर उसने मोबाइल लिया और बालकनी की तरफ भागी। अदिति की भी सांस में सांस आई। उसे लगा चलो देर आए पर दुरुस्त आए। अब तो 2 घंटे से पहले मैडम फ्री नहीं होंगी। ये सोचकर अदिति बर्तन साफ करने लगी। अभी वो किचन साफ ही कर रही थी कि तनीषा रोते रोते बेडरूम में घुस गई। अदिति ने पूछा, क्या हुआ? तनीषा बोली, अनुज के पंडित जी ने मेरी जन्म पत्री देखकर विवाह के लिए मना कर दिया है। उसकी मम्मी कह रही हैं पंडित जी ने बोला है कि लड़की के ग्रह ससुराल पक्ष के लिए बेहद भारी है। अदिति क्या मैं सच में मनहूस हूँ? अदिति गुस्से में बोली, जब ये अनुज हर हफ्ते तेरे साथ घूमने फिरने आता था तब नहीं पूछा उसने अपने पंडित जी से? अब तक 3-4 बार तो तुम लोग सेक्स भी कर चुके हो, इसलिए क्यों नहीं परमिशन ली अनुज ने? तनीषा की आंखों से आंसू झमझमा बह रहे थे। तभी तनीषा के घर से फ़ोन बजने लगा। तनीषा का हाल देखकर अदिति ने फ़ोन उठा लिया था। तनीषा की मम्मी भी बेहद दुखी थी परंतु वो भी उतनी ही अंधविश्वास में जकड़ी हुई थी। अदिति बेटा, हमारे पंडित ने बोला है कि अनुज की मम्मी दहेज के लिए खेल खेल रही हैं। तनीषा को बोलना चिंता ना करे, कल से मैं पाठ शुरू करवा रही हूँ। 1 हफ्ते में ही अनुज का मन पलट जाएगा और वो तनीषा से ही विवाह करेगा। अदिति को हालांकि इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, फिर भी तनीषा को वो रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने तनीषा को बता दिया। अपनी मम्मी की बात सुनकर फिर से रोती हुई तनीषा हंस दी। अगले दिन अनुज का मैसेज था, आई एम सॉरी तनीषा, मिस यू। तनीषा ने फ़ौरन घर पर कॉल लगा दिया और अपनी मम्मी को अनुज के मैसेज के बारे में बता दिया। उधर उसकी मम्मी बोल रही थी, बेटे पंडित जी कह रहे थे ये पाठ कभी खाली नहीं जाते हैं। अदिति को तनीषा की बुद्धि पर तरस आ रहा था। उसे क्यों अनुज का स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा था। रिश्ता चाहे ना भी हो, टाइम पास के लिए वो तनीषा को छोड़ना नहीं चाहता था। जैसे ही शुक्रवार आया, तनीषा डरती डरती अदिति के पास आई और बोली, अदिति अनुज आने के लिए कह रहा है। अदिति बोली, क्यों, उसके पंडित जी ने हाँ कर दी है? तनीषा बोली, नहीं, वो कह रहा है वो आकर सारी बात अकेले में समझाना चाहता है। अदिति को भली बात पता था कि अनुज क्या समझाना चाहता है और ना चाहते हुए भी अदिति के मुंह से निकल गया, इडियट, वो तुम्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो बस तुमसे शारीरिक नज़दीकी चाहता है और कुछ नहीं। तनीषा ये सच जानती थी पर वो उस सच को स्वीकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए रुखाई से बोली, तुम तो चाहती हो कि मेरी शादी ही ना हो पाए, नहीं तो पूरे फ्लैट का किराया तुम्हें उठाना पड़ेगा। अदिति ने कहा, जैसा तुम सोचना चाहती हो सोच लो, कल मैं अपने घर नागपुर जा रही हूँ।
सोमवार को अदिति सीधे ही दफ्तर चली गई थी। पता चला कि तनीषा आज छुट्टी पर है। जब शाम को अदिति फ्लैट पहुंची तो तनीषा उसके गले लग गई और बोली, यार नाराज मत हो। फिर तनीषा ने अदिति को सारी बात बताई कि कैसे उसने और अनुज ने 2 दिन बिताए। साथ ही साथ वो ये भी बोल रही थी कि अनुज उसको वादा करके गया है कि वो कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेगा। 1 हफ्ते तक अनुज के फ़ोन रोज आते रहे, पर फिर अनुज ने तनीषा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। तनीषा का फिर से बुरा हाल था, पर इस बार अदिति को तनीषा से कोई सहानुभूति नहीं थी। तनीषा ने खुद अपने आप को इस अंधे कुएं में धकेला था। जब तनीषा अनुज को बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज करती रही तो अनुज ने तनीषा को ब्लॉक कर दिया। उधर तनीषा की मम्मी के पाठ अभी भी जारी थे। करीब 20 दिन बीत गए और एक रविवार की सुबह तनीषा को उबकाई सी आने लगी। अदिति को दया सी आ गई और वो तनीषा को लिमका दे रही थी कि तनीषा बोली, अदिति मुझे अब तक पीरियड्स नहीं हुए। अदिति बोली, बेवकूफ़ तुमने प्रिकॉशन नहीं ली थी। तनीषा, मुझे लगा वो मेरा होने वाला पति है और उसे कंडोम पसंद नहीं है। अदिति ने फटाफट चप्पल पहनी और बाजार से प्रेगनेंसी टेस्ट की ले आई। जिसका डर था वो वही हुआ। तनीषा प्रेग्नेंट थी। फिर से गंगा यमुना बहने लगे। अदिति झिड़कते हुए बोली, अब अनुज से बात करो। तनीषा ने अदिति के नंबर से फ़ोन लगाए। 2 रिंग के बाद अनुज ने कॉल ले लिया और बोला, हाँ अदिति सुनो, मेरा रिश्ता तय हो गया है और तनीषा को समझाओ कि मेरा पीछा छोड़ दे। तनीषा रोते हुए बोली, मैं प्रेग्नेंट हूँ अनुज। अनुज रुखाई से बोला, पढ़ी लिखी हो, तुम्हें प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी। तनीषा बोली, अनुज अब मैं क्या करूँ। अनुज बोला, देखो वो हम दोनों की आपसी सहमति से हुआ था और मैंने तुमसे कहा था कि कोशिश करूँगा, पर तुमने तो जानबूझकर ये जाल बिछा दिया है। पंडित जी सही कहते हैं कि तुम चालू लड़की हो। ये कहकर अनुज ने फ़ोन काट दिया। तनीषा सीट पकड़कर बैठ गई। अदिति बोली, नहा लो, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। डॉक्टर के पास जाकर तनीषा को अपनी समस्या का समाधान तो मिल गया, परंतु वो चुप सी हो गई थी। अदिति कितना भी कोशिश करती, परंतु तनीषा तो मानो हंसना भूल सा गई थी। अभिषेक को जब तनीषा के बारे में पता चला तो फिर से तनीषा का ध्यान रखने लगा था। वो दिल से तनीषा को चाहता था। अब तनीषा को भी समझ आ गया था कि पैसों से ज़्यादा प्यार का मोल होता है। तनीषा की सहमति के बाद अभिषेक के मम्मी पापा रिश्ता लेकर गए थे, परंतु फिर से जन्मपत्री आड़े आ गई। अभिषेक ने तनीषा को बहुत समझाया, परंतु वो टस से मस नहीं हुई थी। आज फिर तनीषा की मम्मी तनीषा को समझा रही थी कि उसका राहु काल चल रहा है, इसलिए वो शनिवार के व्रत रखने आराम कर दे और हर शनिवार को 1 किलो काली उड़द की दाल दान कर दे। पंडित जी ने कहा 5 शनिवार के बाद ही उसका रिश्ता तय हो जाएगा। अदिति को मालूम था कि तनीषा इतनी धर्मभीरू है कि वो अब शनिवार के व्रत रखने आरंभ कर देगी, परंतु कब तक तनीषा अपनी ज़िंदगी इन ग्रहों और नक्षत्रों के हिसाब से चलाएगी, आखिर कब तक। फिलहाल कुछ दिनों के बाद अभिषेक की तनीषा से शादी हो गई और फिर वह दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, यह कहानी सारी लड़कियों को कुछ सबक दे, क्योंकि हर किसी के लाइफ में अभिषेक जैसा लड़का नहीं होता।